जय श्री राम दोस्तों, आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बूढ़े माँ बाप का कठोर फैसला। सुबह के 7 बजे थे। राहुल और मोहित हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। जब तक 2 प्याली चाय की अंदर न चली जाए, राहुल की तो नींद ही नहीं खुलती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राहुल ने अपनी पत्नी सुजाता से कहा, सुजाता देखो जरा दरवाजे पर कौन है। इतनी सुबह सुबह सुजाता ने भी अंदर से आवाज़ लगाई, राहुल तुम ही देख लो, मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ स्कूल के लिए। राहुल चाय छोड़कर बड़बड़ाते हुए दरवाज़ा खोलने जाता है। जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने देखा तो 2 पुलिस वाले खड़े थे। सुबह सुबह पुलिस वालों को देखकर इतनी सर्दी में भी उसके पसीने छूटने लगे। पुलिस वालों के हाथ साथ एक वकील भी था। उसने राहुल को एक लिफाफा पकड़ाया। राहुल ने जैसे ही लिफाफा खोल कर पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे दरवाजे पर कौन है छोटे? यह आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? बड़े भाई मोहित ने पूछा। जैसे ही मोहित की नज़र पुलिस वालों पर पड़ी, उसकी तो इतनी भयंकर गर्मी में पैरों की कपकपाने लगे। अंदर से सुजाता और मिनी भी बच्चों को तैयार करके बाहर आती हैं। पुलिस वालों को देखकर सन्न रह गईं। राहुल ने चुपचाप से लिफाफा अपने बड़े भाई मोहित के हाथ में पकड़ा दिया, जिसे पढ़ते ही तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी बच्चों ने पूछा, मम्मी ये पुलिस अंकल हमारे घर में क्या कर रहे हैं? सुजाता ने उनकी बात को टालते हुए कहा, तुम्हारे पापा के फ्रेंड हैं, तुम चलो जल्दी से, तुम्हारी बस आ गई है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। दोनों बेटे और बहू जल्दी से अपने माँ बाप के रूम में जाते हैं तो देखा रूम में वे दोनों नहीं थे, रूम खाली था। ये देखकर चारों बुरी तरह से घबरा जाते हैं। मोहित ने अपनी पत्नी मिनी से कहा, पुलिस वाले और वकील की खातिरदारी करने के लिए। राहुल मोहित इधर उधर घर में ढूंढने लगे। ध्यान से देखा तो गोपाल जी और शांता जी बालकोनी में बैठे हुए चाय की चुस्की ले रहे थे। उनके पैरों में गिरकर उनके बेटे और बहू माफ़ी मांगने लगे। पापा हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गोपाल जी मुस्कुराकर बोले, बेटा अब इन सब चीज़ों की नौबत ही नहीं आएगी। शांता जी एकदम शांत स्वभाव की महिला हैं। वह अपने बच्चों को बोली, बेटा वैसे भी अब तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और हमने फैसला कर लिया है, इसे हम नहीं बदलेंगे। तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया उसे इतनी जल्दी कैसे भूल जाएं हम? कैसे भूल जाएं कि तुमने किस तरह से मुझे और तुम्हारे पापा को एक एक पैसे के लिए तरसा कर मोहताज कर दिया था। ये कहते कहते शांता जी की आंखें भर आईं और अपने बीते हुए कल में चली गई। अजी सुनते हो? बाजू वाले वर्मा जी और शर्मा जी अपनी अपनी पत्नियों को लेकर तीरथ जा रहे हैं। एक आप हो कि कहीं अपनी पत्नी को लेके ही नहीं जाते। कितना वक्त हो गया है ना हम दोनों को एक साथ कहीं गए हुए। लगता है आप तो मुझे प्यार ही नहीं करते। जब तक आप नौकरी करते थे तब तक 2-3 साल में एक ही बार सही पोस्टिंग के बहाने कहीं ना कहीं जाया करते थे। अब तो आपने मुझे इस 4 दीवारी में ही कैद करके रख दिया है। बाजू वाले शर्मा जी को देखिए, अभी भी अपनी पत्नी को कहीं ना कहीं घुमाने ले ही जाते हैं। क्या आपका अपनी पत्नी के प्रति अब कोई फ़र्ज नहीं? जब तक आपकी नौकरी थी, शांता जी अपने पति गोपाल जी से गुस्सा कर कर बोल रही थी। गोपाल जी बोले, किसने कहा भाग्यवान, मैं देश की सेवा से फ्री हुआ हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी से नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारी तो मैं अपने मरते दम तक आखिरी सांस तक निभाऊंगा। ऐसे ही लोग नहीं कहते हैं, पुलिस वालों का दिल बहुत बड़ा होता है। शांता जी बोली, बस बस ज़्यादा हवा में बातें मत छोड़िए। वे पुलिस की नौकरी तक ही सीमित थी। बच्चों के आगे तो आपकी एक भी नहीं चलती। वहाँ पर पुलिस वाले कम और भीगी बिल्ली ज़्यादा लगते हो। क्यों भाग्यवान मजाक बना रही हो अपने पति का? अरे वह तो मैं घर में लड़ाई झगड़े ना हो इसलिए शांत रहता हूँ, वरना तुम तो जानती ही हो एक दहाड़ से चोर भी कांप जाते थे। इतना रुतबा था तुम्हारे पति का। रहने दो, ये सारी बातें आप मेरे सामने ही कर सकते हो।
बच्चों के आगे तो कुछ बोल ही नहीं पाते। इतना कहते ही शांता जी उदास हो गई और गोपाल जी बोले, बस इतनी सी बात है, अभी मैं बाजू वाले वर्मा जी से जाकर पूछ लेता हूँ वह कब जा रहे हैं, तो हम भी उन्हीं के संग अपनी टिकट करवा लेंगे। हम साथ साथ में घूमना भी हो जाएगा। इतना सुनते ही शांता जी का चेहरा खिल उठा। गोपाल जी के 2 बेटे और 2 बहुएं हैं और एक बेटी है जिसकी सुखी संपन्न परिवार में शादी हो चुकी है और शादी के बाद वह अपने पति के संग विदेश में जाकर रहती है। उनका भरा पूरा परिवार है और सब एक साथ ही रहते हैं। पुलिस की नौकरी से रिटायर होने के बाद गोपाल जी को बेटे और बहुओं ने अपने साथ रहने को कहा तो गोपाल जी और शांता जी खुशी खुशी राजी हो गए। आखिर पूरा जीवन उन्होंने नौकरी के चक्कर में इधर उधर ही निकाल दिया था। अब बहू बेटे पोता पोती के साथ अपना जीवन बिताना चाहते थे। गोपाल जी को रिटायर हुए 5 साल हो चुके हैं। इन 5 सालों में वे अपने बेटों के साथ ही रह रहे हैं। शाम के 4 बज रहे थे। दोनों बेटे अभी तक ऑफिस में ही थे और बहू अपने काम में बिजी थी। तभी दोनों दंपत्ति वर्मा जी से मिलने के लिए जाते हैं और उनसे विचार करके वह अपना भी नाम यात्रा की लिस्ट में लिखवा देते हैं। फिर 1-2 घंटा बाहर घूम फिर कर आते हैं। जब तक वे घर आते हैं तब तक बेटे भी दफ्तर से आ चुके होते हैं। सब मिलकर एक साथ खाने की टेबल पर बैठते हैं। गोपाल जी ने अपने तीरथ जाने की खर्चे की 40 से 50 हज़ार खर्चे की बात अपने बेटों के सामने की। 40-50 हज़ार सुनते ही बेटे और बहू सदमे में आ गए। बड़ा बेटा बोला, मोहित बाबूजी, मैं इस महीने मेरे पास बहुत खर्चे हैं। इस महीने गाड़ी की किस्त भी भरनी है और घर के भी खर्चे होते हैं, तो मुझसे तो नहीं हो पाएगा। आप छोटे से बात करिए। तभी बड़ी बहू सुजाता बोली, पैसे खर्चा करने की क्या ज़रूरत है आपको? तीरथ जाना है ना, यानी मंदिर जाना है, तो आपने हम बगल के वाले जो मंदिर है इसी में होकर आ जाइए। क्या ज़रूरत है इतनी दूर जाने की? वैसे भी पुलिस की नौकरी में आप बहुत जगह घूम चुके हैं, आपके पास घूमने को बचा ही क्या है? फिर क्यों जाना है? छोटा बेटा राहुल बोला, पापा मेरी तो हालत और भी ख़राब है। इस महीने मेरे को ऑफिस से तनख्वाह भी नहीं मिली। ऑफिस वाले बोलते हैं कि इस महीने तनख्वाह आपको नहीं दी जाएगी। कंपनी ने इस बार बहुत बड़ा लॉस किया है, तो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। छोटी बहू ने भी बड़ी बहू की हाँ में हाँ मिलाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। बच्चों की बातें सुनकर दोनों दंपत्ति दुखी होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चले गए। इधर हॉल में बैठे हुए दोनों बेटे और बहुएं आपस में बातें करने लगे। बुढ़ापे में भी आपके माता पिता को घूमने का शौक़ ख़त्म नहीं हुआ। अगर पूरी ज़िंदगी घूमना ही था तो नौकरी क्यों नहीं की? रिटायरमेंट के बाद घर पर क्यों बैठ गए? ज़्यादा नहीं तो पुलिस स्टेशन में वॉचमैन की नौकरी तो मिल ही जाती। सही है कर लेते, पर नहीं, इनको तो आराम से बैठना है और अपने बेटों की कमाई पर ऐश मौज करनी है। एक हमें देखो, एक एक पैसे बचाने के चक्कर में कहीं जा नहीं पाते और इन्हें 1 लाख रुपए चाहिए। और हमें क्या पता तीरथ जाने के नाम पर कहीं बुढ़ापे में हनीमून मनाने जा रहे हो। कमरे में जाते वक्त शांता जी बहू और बेटों की बातें सुन लेती हैं। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उन्हें शर्म आ जाती है अपनी परवरिश पर। वह गोपाल जी से बोली, बच्चे भूल गए कि हम यहाँ जाते थे, वहाँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि पोस्टिंग होती थी, इसलिए जाते थे। इन्हीं ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? अब बुढ़ापे में क्या हनीमून मनाएंगे? जवानी में तो गए नहीं हनीमून मनाने, तब तो अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के ऊपर नौछावर कर दी। कम से कम अब बुढ़ापे में तो तीरथ करें, वह भी इन बच्चों की वजह से हम नहीं कर पाएंगे। गोपाल जी बोले, तुम चिंता क्यों करती हो कांता? तुम्हारा सपना मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं दूसरे के माता पिता जैसा नहीं हूँ जो अपने बच्चों की हाथों की कठपुतली बन जाऊँ और बेचारा बनकर बैठ जाऊं। इतना कहकर गोपाल जी और शांता जी ने आपस में ना जाने क्या खुसर पुसर की और खामोशी से पूरा 1 हफ्ता बिताया। और एक दिन किसी को बिना बताए वह घर छोड़कर निकल गए। जब सुबह राहुल उनके कमरे में चाय देने गया तो वह गोपाल जी और कांता जी कमरे में नहीं थे।
उसने चारों तरफ गोपाल जी और कांता जी को ढूंढा पर वो कहीं नहीं दिखे। फिर सब बच्चों ने मिलकर उनको फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उनका फ़ोन उन्हीं के रूम में तकिए के नीचे बज रहा था। दोनों भाइयों ने बात विचार किया और लग गए अपने सगे संबंधियों को फ़ोन करने में, पर कहीं से भी कुछ पता नहीं चला। सुजाता बोली, अगर बुढ़े बुढ़िया को जाना ही था तो बता कर नहीं जा सकते थे। इन दोनों ने तो कसम खा रखी है हमको परेशान करने की। अब कहाँ ढूंढ लेंगे इन लोगों को। अब घर देखे बच्चे देखें, इन दोनों बुढ़े बुढ़िया को ढूंढते रहें। कहीं बैठ के रंग लड़ियाँ मना रहे होंगे। हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राहुल झट से दरवाज़ा खोलने गया। उसे लगा कि माँ बाबूजी वापस आ गए हैं, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, दरवाजे पर कुछ लोग खड़े थे। उनमें से एक ने राहुल को एक लिफाफा दिया। अंदर से मोहित बोला, क्या बात है छोटे, कौन है? माँ बाबूजी वापस आ गए हैं क्या? थोड़ी निगाह दौड़ाकर देखा तो राहुल के हाथ में एक लिफाफा लगा हुआ था। उसने खोलकर पढ़ा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। राहुल बोला, भैया इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है? कागज़ को पढ़ते ही सबके चेहरे के रंग ही बदल गए। मोहित ने उत्तर दिया, पापा ने यह मकान बेच दिया है और हमें भनक तक नहीं लगने दी। यह लोग मकान पर अपना कब्जा करने के लिए आए हैं। दोनों बहुएं एक ही स्वर में बोली, लो देख लो अपने माँ बाप की कारस्तानी, क्या सिला दिया है उन्होंने हमारी सेवा का। हमें हमारे ही घर से बेघर कर दिया। हे भगवान, अब हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। मोहित ने वकील से सारी बात समझी तो पता चला पिछले हफ्ते ही उनके पिताजी ने इस फ्लैट का सौदा किया था। प्रॉपर्टी डीलर को यह प्रॉपर्टी पसंद आ गई तो उसने 2 दिन में ही खरीद ली और उन्होंने अपने लिए एक 2 BH का फ्लैट दूसरी सोसाइटी में खरीद लिया है। सारी कार्रवाई करने के बाद जितने भी पैसे बचे थे गोपाल जी के अकाउंट में जमा करा दिए गए हैं। आज उन्होंने पोजीशन लेने की बात कही थी क्योंकि कल वह यात्रा के लिए निकल रहे हैं। सुजाता बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे ये घर हम आपको कैसे देंगे? वकील बोला, देखिए हमसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी उन्होंने कहा है उनके कमरे का जितना भी सामान है उनके फ्लैट पर पहुंचा दिया जाए। हम आपको 1 दिन का समय देते हैं। कल सुबह ये फ्लैट हमको खाली चाहिए। मोहित और राहुल सर पकड़कर बैठ जाते हैं। सुजाता और मिनी ने कहा, इस तरह हार मानने से कुछ नहीं होगा। बाबूजी हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? राहुल ने कहा, यह घर उनके नाम है, वह चाहे जो भी हो कुछ भी कर सकते हैं। गलती हमारी है, हमने ही कुछ ज़्यादा सख्ती कर दी थी। हम भूल गए थे कि पापा एक इंस्पेक्टर रह चुके हैं, वे कानून हमसे भी ज़्यादा जानते हैं। मोहित ने कहा, अब हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पापा से ही बात करनी पड़ेगी। उनकी नई सोसाइटी का पता तो दिया ही था, सब मिलकर वहाँ चलते हैं। इतना कहकर सब एक साथ निकल गए। दरवाजे की घंटी बजी। एक लड़के ने दरवाज़ा खोला, जिसे देखकर मोहित अंदर जाने लगा। लड़का बोला, अरे भाई रुको, कहाँ घुसे जा रहे हो? पहले बताइए आपको किससे मिलना है? मोहित ने कहा, मुझे अपने बाबूजी से मिलना है। सुजाता ने कहा, तुम्हारे बाबूजी कोई टाटा बिरला नहीं है, उनका नाम बताओ। मोहित ने कहा, मुझे गोपाल जी से मिलना है। लड़का बोला, अच्छा आप लोग यहीं रुकें, मैं अभी साहब को बुलाकर लाता हूँ। फिर वे अंदर गया और गोपाल जी बाहर आए और बोले, कौन आया है राजू? अपने बेटों को देखकर उनके चेहरे पर थोड़ी भी हैरानी नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे ऐसा ही कुछ होने वाला है। दोनों बेटे अपने पिता के पैरों पकड़ते हुए बोले, पापा हम पर तरस खाइए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको लेकर कहाँ जाएंगे? मोहित बोला, पापा हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया और आपको जरा भी तरस नहीं आया? इधर शांता जी अपने तीरथ जाने की तैयारी कर रही थी। तभी सुजाता ने अपनी देवरानी मिनी को इशारा किया। दोनों जाकर शांता जी के पैरों में गिर गईं और रोने का नाटक करने लगीं। बेटी की आवाज़ सुनकर शांता जी कान में पड़ी तो बहुओं को साइड करके बाहर आईं। गोपाल जी कुछ कहते इससे पहले ही शांता जी बोली, बहुत कर लिया बेटा तरस, अब तुम लोगों पर तरस बिल्कुल भी नहीं आता। तुम लोगों पर तरस खाते खाते हम जवान से बुढ़े हो गए। तरस का ही परिणाम था कि अपने रिटायरमेंट पिता का सारा पैसा तुम बच्चों ने हड़प लिया। हमने पूरा जीवन तुम बच्चों के नाम किया,
अपनी जीवन भर की कमाई पूंजी तुम बच्चों के ऊपर लुटा दी और तुम बच्चों ने हमें तीरथ जाने के लिए 4 पैसे भी नहीं दे सके। ऊपर से बहू बोलती है हम लोग झूठ बोलकर हनीमून मनाने जा रहे हैं। शर्म नहीं आती मुझे तुम लोगों को अपने बच्चे कहते हुए। गोपाल जी शांता जी को शांत करते हुए कहते हैं, शांता शांत हो जाओ, क्यों पुराने घाव को कुरेद रही हो। शांता जी बोली, नहीं जी, ये बच्चे ऐसे ही हैं। जब तक हमारे घावों को पूरे तरह से नहीं कुरेद देंगे हमारे दर्द का एहसास नहीं होगा। रिटायरमेंट के बाद इन्हें पैसे को बांटकर अपने अपने अकाउंट में रखवा लिया और हमसे कहा कि जब ज़रूरत होगी तब हम मदद कर देंगे। क्या खूब मदद की है बेटा, शाबाश। महीने में जब पेंशन का पैसा आता था तो तुम दोनों अपना अपना खर्चा हमारे सामने रख देते थे। अपनी कमाई का तो हिसाब नहीं देते थे पर अपने पापा के पैसों का हिसाब पूरा रखते थे। सुजाता ने कहा, मम्मी जी यहाँ पैसों की नहीं घर की बात हो रही है। शांता जी बोली, तुम तो चुप ही रहो, यह मकान तुम अपने दहेज में लेकर नहीं आई थी, हमारी मर्जी थी, हमारा घर था, हमने बेच दिया। शांता जी बोली, बेटा हमने तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादी की, तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा किया, अब तुम जानो और तुम्हारी गृहस्थी, हमें हमारा बुढ़ापा चैन से जीने दो और तुम लोग अब जाओ यहाँ से, हमें तीरथ जाने के लिए तैयारी करनी है। अब नया घर बसाया है तो उसे सेट भी करना पड़ेगा। नया घर है, हम नहीं चाहते घर में कोई अपशगुन हो। सब जाने लगे तो सुजाता बोली, मम्मी जी ये आपने सही नहीं किया, आखिर हमारे बाद आपका है ही कौन। शांता जी हंसकर बोली, अरे हाँ, तुम लोगों को मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। बच्चे आश्चर्य से देखने लगे। शांता जी ने कहा, हमने एक संस्था में अपने मरने के बाद के जो भी कार्यक्रम होते हैं उन सब की बुकिंग करवा दी है। जो बच्चे हमारे जीते जी हमारे ऊपर 4 पैसे खर्चा नहीं कर सकते वे हमारे मरने के बाद क्या करेंगे, इसलिए हम तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते। जाओ खुश रहो और वापस लौटकर मत आना, क्योंकि हमने भी अपनी नई गृहस्थी बसा ली है और गृहस्थी बसाने की कोई उम्र नहीं होती, इतना तो तुम बच्चों ने हमें सिखा ही दिया है। इतना कहकर शांता जी अंदर चली जाती हैं। बेटे और बहू और शांता जी की बातों को सुनकर मुंह खुला की खुला रह गया। उन्हें नहीं पता था कि चुप रहने वाली माँ उन्हें धूल भी चटा सकती है। गोपाल जी अपनी पत्नी के पीछे पीछे उन्हें समझाने के लिए चल रहे थे। शांता जी ने उनकी एक नहीं मानी और अपने फैसले पर अटल रहीं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्या शांता जी और गोपाल जी ने अपने बेटों के संग जो किया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ।